नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है त्रिया चरित्र, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक कार्य न था जो उन्होंने न किया हो। यूं शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से बेवश होकर एक दो नहीं 5 शादियां की। यहां तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला ना हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। यह धन संपत्ति, यह ठाट बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य का क्या होगा? मेरे बाद इनका क्या होगा? कौन इनको भोगेगा? यह ख्याल बहुत अफसोसजनक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद ले लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कश्मकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा न थी। भला का ज़हीन और तमीजदार, मगर औरतें सब कुछ सह सकती हैं, दूसरे बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यहां तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे हुए थे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे, राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसियाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कान पर हाथ रखते। शहरवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डॉल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खन लाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खन लाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मदन दास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा? उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आ गई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा हो। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर है तो इंसान ही। मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिलीजुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी हुई थी। उसके कदम आगे न बढ़ सके। वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी भी उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानियां भी अब उसके साथ गैरों सा बर्ताव न करेंगी। मुमकिन है मझली बहू, जो इस बच्चे की खुशनसीब मां थी, उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह से वह फायदा उठा सकता था। उसके स्वाभिमान ने यह गवारा न किया कि जिस घर के मालिक की हैसियत से रहता था, अब उसी घर में एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि सब यहां रहना मुनासिब न है।
मसलन जाऊं तो कहाँ जाऊं? न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी रोटी की कमाने की सूरत पैदा होती। रईसियाना दिलचस्पियां इस उसी वक्त इस कद्र की निगाह से देखी जाती थी जब तक वे रईसों के आभूषण रहें। जीविका बन के वह सम्मान के पद से गिर जाती है। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। तो क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार से परवरिश पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफें क्या झेली जाएंगी? क्या मक्खनलाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी भी नसीब हो या ना हो? मगर इस फिक्र में अपनी जिंदगी क्यों गंवाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी तो नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी। अब वही इसके जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन अब उसे दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहरी बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। इस वक्त यह तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रहीसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना मंजूर है, तो इससे अच्छा फिर और क्या हो सकता है। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई होगी तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूं और मेरी दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी ना दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियां जो गरीबों को यंत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चल पड़ा। उस मल्लाह की तरह जो कश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थीं। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब था। पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यही रात हो गई, यहां कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा? मालिन, चले जाओ, सेठ जी की धर्मशाला में बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में मुझे ठहरने की कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहां कोई रात को रहता है क्या? मालिन, भाई, मैं यहाँ ठहरने को ना कहूंगी। यह बाई जी की बैठक है। झरोके में बैठकर सैर किया करती हैं। कहीं देखभाल लें तो मेरे सिर में एक बाल भी न बचेगा। मगनदास, बाई जी कौन है? मालिक, यही सेठ जी की बेटी इंदिराबाई। मगनदास, यह गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ। और सेठ जी के यहाँ है ही कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती हैं। मालिन, भाई, यह तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वे शौक ना करें तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा? और धन है, और धन होता ही किस लिए है? अकेली जान पर 10 नौकरानियां हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है। वह अपनी आंखों देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे। आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो गए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात करती हूं। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने
अपनी जानकारी के बयान करने में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमियों की बातें निराली होती हैं। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 नौकरानियां, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो क्या करे कोई। कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपए में सेज गाड़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो। उस पर हवा खाने जाती है। एक बंगालन गाना बजाना सिखाती है। मैम पढ़ाने आती है। शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं। कागज की ऐसी मूरत बनाती है कि अब बोली कि अब बोली। दिल की रानी है, बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला, 70 बरस के मुर्दे को लड़का दी। कौन पतियाएगा। जब से यह सोनावनी आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है, बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हूं दामाद को यहीं बुला कर रखेंगे। नारायण करे, मेरी रानी दूधो नहाए पूतो भले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है, अब यहां से अपनी इज्जत आबरू लिए चल दो, यहां मेरा न बहाना हो सकेगा। इंदिरा रईस जादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसकी शौहर बन सको। मालिन से बोला, तो धर्मशाला में जाता हूं, जहां वहां खाट वाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात की ही तो काटनी है, किसी तरह कट ही जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है। उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा, जो सिर्फ इसीलिए मशहूर थी कि वहां शराब की एक दुकान थी। यहां आसपास के मजदूर लोग आ आकर अपने दुखों को भुलाया करते थे। रोज जो भूले भटके मुसाफिर यहां ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा तो था ही, एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा था, और जब सुबह नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की संजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें एक दो कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और एक लुटिया की डोर बंधी हुई थी, वह सब गायब थी। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ न था। और भूख कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी, मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तरकीबें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उसे फायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को आखिरकार अख्तियार करने की इजाजत न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मजे से पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का
एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है, उसकी हिम्मत अजनाने की मजबूरी हो जाती है। अक्सर ऐसे मार के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम कर देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम आगे बढ़ाता चला जाता था, जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है। अगर शायद वहां के घोड़े ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता, निराश हो उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागरघाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था, पक्के मकान थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थीं। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजर और रौबीले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छिपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटेहालों की तरह रहते थे। इसी में निबाह था। काजल की कोठरी थी। सफेद घोड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और जबरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ अनजान के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के दूध की कुल्लियां करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा था। उसका चेहरा जर्द था और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उस अब इस बात की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किलों को आसान कर सकता है और आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे का खिला सकना उनकी सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास की आवाज परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वहीं चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा, अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे। तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उस दिन तुमसे बात करती, न मुझे यह दिन देखने पड़ते। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूंगी, मुंह पर कालिख पुतवा दूंगी। चुड़ैल, तू मेरी बातें किसी गैर आदमी से करती है? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे? क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रो रही थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही। मुझसे भी सहन न हुआ। रानी ऐठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बोली, बाई जी, मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूं। छींकते नाक कटती है, मेरा निभा यहां ना होगा। ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट भर ही जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकाल दिया। बताओ, मैंने उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा ही होता है। अब बताओ, मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हुए बिता दिए। एक भतीजी यहीं के यहाँ नौकरानी का काम करती है, उसी दिन उसे भी निकाल दिया।
तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा था वही देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आह, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान। मलिन का इत्मीनान दिलाया उसके पास, और उसके पास मगर दौलत होती तो माला माल कर देता। सेठ मक्खनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा जी भी नहीं लगता है। सच कहो तो मुझे तुम्हारी एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मलिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहां कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो, मैं यहां रहूंगी। तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मदन लाल के खून में जोश आया। उसके स्वभाव को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी वजह से आई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेदार मैं हूं। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहां ले आओ। मैं दिन को यहां बहुत काम करता हूं, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूंगा। मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ ना होगी। यहां दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यही झोपड़ी बड़ी मुश्किलों से मिली है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारा सुबीता कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को मालूम था कि हजरत इश्क इसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहलवा रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर के इस गांव से 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली आई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोरा, बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहां कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहां भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहां नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथ बिक चुका, मगर क्या तू मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं? कौन यह कह सकता है उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिन की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आजाद हो, मगर यह नाजुक मामला है, जरा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को ज्यों ज्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा हो जाता था। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता और रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में जो मजा आता था वह अच्छे अच्छे व्यंजनों में भी न आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती। न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थीं। उसने उसे कभी
अपनी चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज कैसी मीठी, उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कानों में न आई। मगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। अब जब वह गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़कर झोपड़ी के दरवाजे की तरफ जाती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की सरलता और उदारता हृदय में अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते, और जो लोग ज्यादा समझदार थे वे लगातार तकाजों का इंतजार करते। क्योंकि मदनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबी से उसका गला न छूटता। जब वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वह पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता। मगर कुछ बस था न काबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा की उन वफा से भरी खातिरदारियों की तुक वह कैसे बिठाता। वफा ही वह जादू है जो रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है, मगर प्रेमियों के दिल में बैठने का मुद्दा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और जबान माशूक की। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने का बहुत दिनों से आंखें तरस रही थीं। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहां न आती तो तुम मुझसे कभी न बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई तो मैं अपने आप चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भाववेश से कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पौ फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थीं, मगनदास की आंखें खुली रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और वह उसके सुर से सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मोके मैनू, उल्टी मावन मोके पड़ी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मदनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर इस वीरान झोपड़े को कुंज का बाग बना दिया। अब वहां गायें थीं, फूल की क्यारियां थीं और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे। सुख सुविधा की अनेक चीजें दिखाई पड़ती थीं। एक दिन सुबह के वक्त मदनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब वह वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ झेंपता हुआ और झिझकता हुआ उसके गले से लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों दोस्ती भरी बातें करते रहे। बातें क्या थीं? घटनाएं और संयोग की लंबी कहानियां थीं।
कई महीने हुए सेठ लगनदास का छोटा बच्चा चिचक की नजर हो गया था। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद, कोठी इलाके और मकान का एकमात्र स्वामी था। सेठानियों से आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। तब मगनदास ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहां हूं? तो वकील साहब ने फरमाया, महीने भर से तुम्हारी टोह में हूं। सेठ मक्खन लाल ने अता पता बतलाया। तुम दिल्ली पहुंचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रंभा अधीर हो रही थी। यह कौन है और क्या बातें हो रही हैं? 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास के 1 हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए। उसी वक्त रंभा आ गई और पूछने लगी, ये कौन थे? इनका तुमसे क्या काम था? मगनदास ने जवाब दिया, यमराज का दूत है। रंभा, क्या असकुन बकते हो? मगन, नहीं नहीं रंभा, यह असगुन नहीं है। यह सचमुच मेरी मौत का दूत था। मेरी खुशियों के बाग को रौंदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है। मुझे माफ करो। मोहब्बत ने मुझसे सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूं। मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खन लाल का दामाद हूं। मगनदास को डर था कि रंभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम, दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगनदास ने उसे गले से लगा लिया। कहा, हां। रंभा, क्यों? मगन, इसीलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की नौकरानी थी, अब उसकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा की तो ना करोगे, क्यों? बोलो। मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया। मुस्कुराकर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी नौकरानी बनेगी, मगर सुनता हूं वह बहुत सुंदर है। कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊं। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती। मुझे अपने से ही डर लगता है। रंभा ने आत्मविश्वास भरी आंखों में देखकर कहा, क्या क्या तुम क्या तुम भी ऐसा करोगे? हम्म, जो जी में आए करना। मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं नौकरानी रह लूंगी। क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगनदास की आंखें डबडबा गईं। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली न जाऊंगा। यह तो मैं यह कह दूंगा कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था। अफसोस सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका। अपना बाप भी इसी मोहब्बत नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते हैं, सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूटपाट मचा रहे हैं। वहां का यह हाल है और मेरा दिल वहां जाने पर राजी नहीं होता। दिल तो यहां है, वहां कौन जाए? रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने सारे तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लौटा दिया। अब तक अब तक की जिंदगी इस सुख का ध्यान करती रहूंगी। मगर तुम मुझे भूल तो न जाओगे? साल में एक बार देख लिया करना, इसी झोपड़े में आकर। मगनदास ने बहुत रोका, मगर आंसू न रुक सके। बोले, रंभा, ऐसी बातें ना करो, कलेजा बैठा जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है। तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहां मिला,
कहीं और से नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहां दे रखी है, तो मैं उसे छोड़कर क्यों जाऊं। धन दौलत का मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं। रमा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पांव की बेड़ी ना बनूंगी। चाहे तुम मुझे अभी ना छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत ना रहेगी। मगनदास को कोड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज्यादा हो गई थी। अष्टमी का चांद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खत के रखवाले की बांसुरी की आवाज, जिसे दूरी के तासीर, सन्नाटे व सुरीलेपन और अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ रही थी। जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारों से खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी के गम की कहानी सुना रही है। मगनदास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा को पुकारने लगा, मगर रंभा रात ही अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई थी। मगनदास को उस मकान के दरो दीवार पर एक मनहूसियत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबराकर उस कोठरी में गया जहां रंभा रोज चक्की पीसा करती थी, मगर अफसोस, आज चक्की एकदम निश्चल पड़ी थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़कर गया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। तब वह बच्चों की तरह चीख उठा। वह रोता हुआ फिर अपनी उसी झोपड़ी में आया जहां कल तक प्रेम का वास था, मगर उस वक्त वह शोक का घर बनी हुई थी। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर की चारों तरफ नजर दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर बैठा था। तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं यूं बेचैन हूं, क्या तू बेचैन नहीं है? तू रो रही है, मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। वे नाजुक अदाएं, वे मतवाली आंखें, वे भोली भाली बातें, वे अपने को भूली हुई सी मेहरबानियां, वह जीवनदायी मुस्कान, वे आशिकों जैसी दिलजोइयां, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, यह सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। यह रंभा की विदा की चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूं, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने ना दोगे। कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा ना कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है, मगर
तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं? अब तुमसे जुदा होती हूं। मेरी सुध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। यह आनंद के दिन कभी न भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मदनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधे की बहुतायात में उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के कुछ दिनों से उसे रियाना की उन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारिंदों और मुख्तारों के सख्तियों की बदौलत उसे उठानी पड़ी हैं। उसने उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद की और गौ कर्मचारी दबी जुबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मत और जमाने के उलट फेर को कोसते थे। मगर रियाया खुश थी। हाँ, जब वह धंधों से फुर्सत पाता तो भोली भाली सूरत वाली लड़की उसका ख्याल में पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोंपड़ा और उसकी मस्तियां आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को मसोसने लगती। लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ जा पहुंचता, जो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी। मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए एक एक कोना निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था, अब वह रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई थी। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं, यह रईस जादों की आम कमजोरियां हैं। यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर है। इस दबते हुए और संतुलित भाव के साथ जहां वे बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताजा किया करता था, वहां इंदिरा के स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे इस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय अमीराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वह संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जनान खाने में जोर शोर से गानों की आवाजों ने बहू के पहुंचने की सूचना दे दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी से ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल में लालसाएं जरूर थीं, मगर एक पीड़ा भी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खोली। मोहब्बत नहीं, प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने हुई थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक जेवर भी न था। ज्यों ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखा, वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा? और दोनों प्रेमावेश से लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा
बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो, कुछ याद है? उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगनदास ने यह कहा, खूब याद है, वह आवाज भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था, यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा को अब भी इंदिरा से ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है? मैं अब भी उस पर मरती हूं। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुंचे। वह झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूलों और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा चंपा मलिन उन्हें वहां मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलवाती। हाँ, इतना जरूर है कि उसका रंग कैसा निखर आया है, हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं। किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर स्वभाव वही है। वही मीठी मीठी बोली है, वही मोरवत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ता इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए। और अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोंपड़े के नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में विराम देने के लिए खड़ी है। आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।